नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने YouTube चैनल जेडी एजुकेशन पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोफेसर राजन सिंह यानी कि रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के बीएड सेकंड सेमेस्टर के 4th ऑप्शनल पेपर इन्वायरमेंटल एजुकेशन पर्यावरणीय शिक्षा का आज का हमारा जो टॉपिक है, जिस टॉपिक को आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वह है आपका इफेक्ट्स ऑफ ओजोन लेयर डिप्लेशन ऑन अर्थ। मतलब ओजोन परत के क्षय का पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक आपके एग्जाम में पूछा गया है, इस पर प्रश्न पूछे गए हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इन्वायरमेंटल एजुकेशन की जो प्लेलिस्ट है उसमें हमने ऑलमोस्ट सारा पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया है। अभी जो वीडियोस हैं वो वीडियो आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के बीएड सेकंड सेमेस्टर के, तो हर वीडियो को आप देखें, इससे आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी और काफ़ी अच्छा आप नंबर स्कोर कर पाएंगे। इसका पीडीएफ नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिलेगा। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है या हमसे बात करनी है बीएड एग्जाम से रिलेटेड संबंधित किसी भी टॉपिक पे, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से। टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड करिए। हमसे कुछ पूछना है या बात करनी है तो आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना जो वीडियो लेक्चर है। और सबसे पहले हम लोग देखेंगे मीनिंग क्या है इसकी, मतलब अर्थ क्या है ओजोन परत का, ओजोन का, और उसके बाद फिर इसकी डेफिनेशन वगैरह पे बात करेंगे हम। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे कि मीनिंग ऑफ ओजोन लेयर क्या मीनिंग है इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, ओजोन परत जो है ना, ये पृथ्वी के वायुमंडल की एक प्राकृतिक ढाल या सुरक्षा कवच है। यह गैस की एक सूक्ष्म परत होती है जो सूर्य से आने वाली जो हानिकारक परावैंगनी किरणें होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं, उनको सोख लेती है और उन्हें पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से रोकती है। ओजोन गैस ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनती है। यह हल्के नीले रंग की और तीखी गंध वाली गैस होती है। द ओजोन लेयर इज अ नेचुरल शील्ड और प्रोटेक्टिव कवर अराउंड द अर्थ एटमॉस्फेयर. It is a thin layer of gas that absorb harmful ultraviolet rays coming from the sun and prevents them from reaching the Earth's surface. Ozone gas is composed of 3 oxygen atoms. It is a blue gas with a pungent मतलब शार्प ऑडोर, मतलब तीखी गंध वाली यह गैस होती है। तो इस तरह से हमने इसकी मीनिंग देखी। अभी हम लोग देखने वाले हैं कि इसकी डेफिनेशन अगर मान लीजिए आपको लिखना हुआ तो क्या लिखेंगे। तो डेफिनेशन के बारे में देख लेते हैं कि ओजोन परत जो होती है ये कहाँ पे पाई जाती है। तो ओजोन परत समतापमंडल में पाई जाने वाली ओजोन गैस की वह सघन परत है जो सूर्य के उच्च ऊर्जा वाले परावैंगनी विकिरण के लगभग 97% से 99% भाग को अवशोषित कर पृथ्वी पर जैव विविधता की रक्षा करती है। मतलब ओजोन परत क्या होती है, जो सूर्य से निकलने वाली जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं उनको क्या करती है, अवशोषित कर लेती है लगभग 97 से 99% तक। और पृथ्वी पर वो सारी जो रेज हैं जो इंसानों को या जो इकोसिस्टम है उसको डिस्टर्ब करने वाली जो रेज हैं वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाती, उनको रोक लेता है कौन, ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर लेता है। द ओजोन लेयर is a deep layer of ozone gas found in the stratosphere which protects biodiversity on earth and by absorbing nearly 97 to 99% of the sun's high energy ultraviolet radiation. इसका जो रासायनिक फार्मूला होता है, जो केमिकल फार्मूला होता है वो क्या होता है आपका O3। ये तो कैसे बनता है इसके बारे में भी हम लोग अभी बात करेंगे। ऑक्सीजन के 3 परमाणु मतलब 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इसमें होते हैं। इसकी खोज कौन किया था, तो इसकी खोज किया था चार्ल्स फैब्री ने और हेनरी बुइसन ने। कब किया था, इन 1913 में। तो इस तरह से हमने इसकी डेफिनेशन देखी। अगर डेफिनेशन लिखने के लिए आता है तो आप लिख सकते हैं। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, ओजोन का जो निर्माण होता है वो वायुमंडल में ओजोन का निर्माण एक सतत प्राकृतिक प्रकाश रासायनिक प्रक्रिया मतलब कंटिन्यूअस फोटोकेमिकल प्रोसेस द्वारा होता है, जिसे चैपमैन चक्र भी कहा जाता है। तो अगर कभी लिखने के लिए चैपमैन चक्र लिखने के लिए एग्जाम में आ जाए वेरी शॉर्ट में तो आप इसको लिख दीजिएगा। यह प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी होती है। In the atmosphere, ozone is formed through a continuous natural photochemical process called the Chapman cycle. This process is completed in 2 steps. फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, जब सूर्य की उच्च ऊर्जा वाली
अल्ट्रावायलेट किरणें जो है सामान्य ऑक्सीजन अणु, जो ऑक्सीजन का अणु होता है वो उसका जो कॉम्बिनेशन होता है, जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, O2 होता है, पर पड़ती हैं तो इसे 2 स्वतंत्र ऑक्सीजन परमाणुओं में तोड़ देती हैं। इन्हें नवजात ऑक्सीजन भी कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका केमिकल रिएक्शन दिया है, ये आपका O2 है और प्लस अल्ट्रावायलेट लाइट जो रेज आती हैं जब इस पे पड़ती हैं तो ये इनको अलग अलग कर देती हैं और इसको क्या बोलते हैं आप, नवजात ऑक्सीजन बोलते हैं। ठीक है। सेकंड इसका जो स्टेप है उसमें क्या है, इसमें होता है कॉम्बिनेशन। किसका कॉम्बिनेशन होता है इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये जो स्वतंत्र और अत्यधिक, जब आप जानते हैं कि ये क्या है, एकदम से नवजात हैं तो ये अत्यधिक क्रियाशील होंगे, तो यह स्वतंत्र और अत्यधिक क्रियाशील ऑक्सीजन परमाणु किसी दूसरे सामान्य ऑक्सीजन अणु के साथ मिलकर ओजोन का निर्माण करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि एक ऑक्सीजन प्लस O2 है ना, एक एटम ये है और ये मॉलिक्यूल है, इससे मिलने के बाद क्या बना है, O3, और इसी को हम क्या बोलते हैं, ये जो O3 फॉर्मूला है इसी को हम क्या बोलते हैं, ओजोन बोलते हैं। इसका रासायनिक जो संतुलन है, केमिकल इक्विलिब्रियम, वो क्या है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो वायुमंडल में ओजोन बनने और इसके नष्ट होने की जो प्रक्रिया है वो साथ साथ चलती रहती है, जिससे इसका प्राकृतिक संतुलन बना रहता है। तो ये जो प्रोसेस है ओजोन फॉर्मेशन की ये और डिस्ट्रक्शन की, ये गोज ऑन साइमल्टेनियसली इन द एटमॉस्फेयर, ये वायुमंडल में लगातार होती रहती है, सतत होती रहती है, मेंटेनिंग अ नेचुरल केमिकल इक्विलिब्रियम। और इससे क्या होता है, जो रासायनिक मतलब संतुलन है वो मेंटेन रहता है। वायुमंडल में ओजोन परत का स्थान कहाँ होता है, किस जगह पे होती है ओजोन परत, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि ओजोन परत जो होता है ये पृथ्वी मतलब जो हमारा वायुमंडल है इसमें किस जगह पे होता है। तो हमारी पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो 5 परतों में विभाजित है, इसमें 5 लेयर्स हैं। ओजोन परत मुख्य रूप से वायुमंडल की दूसरी परत, और दूसरी परत का क्या नाम है, समतापमंडल में स्थित रहता है। Our Earth's atmosphere is divided into 5 layers. The ozone layer is primarily located in the second layer of atmosphere known as stratosphere. ऊंचाई की बात करें तो पृथ्वी की सतह से लगभग 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई के पर ये क्या होता है, फैला रहता है। ये जो लेयर होती है गैस की ये 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। ओजोन की सर्वाधिक जो सांद्रता होती है, मतलब हाईएस्ट कंसंट्रेशन होता है, वो लगभग 20 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। तो ऐसा नहीं कि 15 पे ही मतलब ज़्यादा कंसंट्रेशन होता है, जैसे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर क्या होता है, इसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। क्षोभ मंडल ओजोन क्या होता है इसके बारे में भी देख लेते हैं। ओजोन का लगभग 10% भाग क्षोभ मंडल मतलब सबसे निचली परत में पाया जाता है, लेकिन यहाँ एक प्रदूषक और स्मॉग के रूप में कार्य करता है। जैसे जो निचला 2 लेयर होता है वो क्या होता है, एक पॉल्यूटेंट के रूप में रहता है, इसे बैड ओजोन कहते हैं। जबकि समतापमंडल वाली जो ओजोन होती है इसको गुड ओजोन कहा जाता है, मतलब अच्छा ओजोन कहा जाता है। वायुमंडल की परतें और ओजोन के बारे में यहाँ पर एक कॉलम दिया है, इसको हम लोग देख लेते हैं कि ओजोन की परतें और मतलब एटमॉस्फेरिक वायुमंडल की परतें और ओजोन मतलब एटमॉस्फेरिक लेयर और ओजोन के बारे में। तो देखिए यहाँ पर वायुमंडल की परत के बारे में दिया है, ओजोन की उपस्थिति और उसका प्रकृति या प्रभाव के बारे में। तो पहला जो यहाँ पे दिया हुआ है समतापमंडल स्ट्रेटोस्फीयर, तो ये क्या होता है कि इसमें लगभग ओजोन की जो उपस्थिति होती है वो कितनी होती है, 90% होती है। और इसको हम जैसा कि अभी ऊपर बताएं कि इसको हम गुड ओजोन मतलब जीवन रक्षक कवच के रूप में जानते हैं। क्षोभ मंडल जो होता है इसमें लगभग 10% ही ओजोन पाई जाती है और ये बैड ओजोन होता है, जिससे श्वसन रोग और स्मॉग मतलब रेस्पिरेटरी डिजीजेस या स्मॉग वगैरह इससे होता है। ओजोन परत का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस की बात करें तो इम्पोर्टेंस ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर का क्या महत्व है इसके बारे में ज़रा देखते हैं हम लोग। तो ओजोन परत को पृथ्वी का सुरक्षा कवच या वैश्विक छतरी भी कहा जाता है, मतलब इसको ग्लोबल अम्ब्रेला भी कहते हैं। ठीक है, द ओजोन लेयर इज नोन एज द शील्ड ऑफ अर्थ, इसको पृथ्वी का क्या कहते हैं, सुरक्षा कवच कहते हैं। ये क्या करता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो हानिकारक किरणों से हमारी सुरक्षा करता है। जैसे यह सूर्य की घातक परावैंगनी बी, ठीक है, अभी इसके बारे में हम बात करेंगे, अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी, अल्ट्रावायलेट सी किरणें क्या होती हैं इनके बारे में। तो जो सूर्य की घातक परावैंगनी किरणें होती हैं बी और परावैंगनी किरणें सी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। तापमान का संतुलन बनता है, या पृथ्वी के ऊष्मीय बजट मतलब जो को क्या करते हैं, बनाए रखते हैं और जलवायु को स्थिर रखने में अप्रत्यक्ष रूप से मदद भी करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे कि जल जो
प्रोटेक्शन ऑफ बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर जो जैव जगत है इसका कैसे प्रोटेक्शन करते हैं, यदि यह परत ना हो तो पृथ्वी पर कोई भी जीव सुरक्षित नहीं रह पाएगा। तीव्र विकिरण के कारण, रेडिएशन के कारण पूरी पृथ्वी क्या होगी, झुलस जाएगी। आगे हम लोग देखते हैं इसके बारे में। तो लास्ट है खाद्य श्रृंखला का स्थायित्व, मतलब स्टेबिलिटी ऑफ फूड चेन। तो यह वनस्पतियों और समुद्री प्लवक को नष्ट होने से बचाकर संपूर्ण खाद्य श्रृंखला की रक्षा करती है। अब आगे हम देखेंगे कि ओजोन परत क्षय का अर्थ क्या है। जब जो ओजोन लेयर डिप्लेशन है, ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, और मीनिंग के बाद फिर हम इसमें और भी सारी चीज़ें देखेंगे। तो मीनिंग की बात करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ओजोन परत क्षय का तात्पर्य समताप मंडल में ओजोन गैस की सांद्रता, जो कंसंट्रेशन या मोटाई में कमी आने से होती है। जब मानवीय गतिविधियों के कारण उत्पन्न रसायनों की वजह से ओजोन के नष्ट होने की दर इसके बनने की दर से अधिक हो जाती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ओजोन की जो परत होती है वो पतली होने लगती है। जो पतली होती है उसी को हम क्या बोलते हैं कि ओजोन डिप्लेशन बोलते हैं। तो देखिए ओजोन मतलब जो क्षय हो रहा है ना इसका, उसकी जो मोटाई है, जो कंसंट्रेशन है, जो थिकनेस है, वो क्या हो रही है, कम हो रही है। ऐसा नहीं कि कहीं बड़ा सा होल हो जा रहा है, होल नहीं होता, उसमें क्या होता है, जो लेयर है उसकी थिकनेस कम हो जाती है। तो ओजोन लेयर डिप्लेशन रिफर्स टू द डिक्लाइन इन द कंसंट्रेशन और थिकनेस ऑफ द ओजोन गैस लेयर इन द स्ट्रेटोस्फीयर व्हेन ह्यूमन मेड केमिकल्स कॉज द रेट ऑफ ओजोन डिस्ट्रक्शन टू एक्सीड्स इट्स रेट ऑफ फॉर्मेशन। मतलब कि बनने की जो प्रक्रिया है वो कम हो जाए और जो नष्ट होने की प्रक्रिया वो ज़्यादा हो जाए, तो इससे क्या होगा कि ओजोन जो लेयर है उसका क्षरण होने लगता है। तो ओजोन की मोटाई का मापन कैसे करते हैं, इसके बारे में भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि ओजोन को कैसे, उसकी थिकनेस को कैसे मापा जाता है। तो ओजोन परत की जो मोटाई है ना, इसको डॉप्सन यूनिट में मापा जाता है। सामान्य परिस्थितियों में ओजोन परत की जो मोटाई होती है वो लगभग 300 DU होती है। DU मतलब डॉप्सन यूनिट होती है। यदि ओजोन की मोटाई 220 DU से कम हो जाती है तो उसे उस क्षेत्र का ओजोन छिद्र माना जाता है। जिस एरिया में, जिस क्षेत्र में इसकी जो मोटाई है, जो थिकनेस है, वो 220 DU से क्या हो जाए, कम हो जाए, तो उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, ओजोन छिद्र। मतलब उस एरिया, पूरे एरिया को ही ओजोन छिद्र मान लिया जाता है। तो ओजोन परत क्षय के कारण क्या है, कॉजेज क्या है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि कॉजेज क्या है। तो क्यों ये जो क्षरण हो रहा है इसका रीज़न क्या है, कारण क्या है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखिए ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से मानव रूप में, मतलब मानव निर्मित रसायन जिम्मेदार हैं, जिन्हें ओजोन क्षयकारी पदार्थ कहा जाता है। ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस, ODS कहा जाता है। तो इसमें जो पहला है वो क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, CFC। ठीक है, तो यह ओजोन क्षय का सबसे मुख्य कारण है। लगभग 80% जो है ये रिस्पॉन्सिबल है, कौन, CFC। इसके स्रोत कौन से हैं, तो स्रोत जैसे हम लोग AC चलाते हैं, रेफ्रिजरेटर चलाते हैं, प्लास्टिक फोम जलाते हैं, जो साफ़ करने के लिए सॉल्वेंट्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो ये क्या होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, CFC। और समताप मंडल में UV किरणें इनके अणुओं को तोड़कर क्लोरीन में क्या करती हैं, इसको मुक्त करती हैं, मतलब क्लोरीन फ्री रेडिकल्स बनाती हैं। तो क्लोरीन का एक परमाणु ओजोन के लगभग 1 लाख अणुओं को नष्ट कर देता है। तो जब रेफ्रिजरेटर से गैस निकलती है ना, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो इसके एक अणु को अगर मान लीजिए जो UV है वो तोड़ता है, तो एक अणु जो है ओजोन के 1 लाख अणुओं को नष्ट करता है। तो इस तरह से सोचिए कि कितने जो ये गैस निकल रही है, तो ये कितना नुकसान पहुंचा रहा है। आगे हम लोग देखते हैं सेकंड क्या है, सेकंड है हमारा हैलोन्स। हैलोन्स कहाँ से बनते हैं, क्या होते हैं, इसके बारे में देखिए। तो ये वे रसायन है जो ब्रोमीन में पाया जाता है। इसका मुख्य उपयोग अग्निशामक यंत्रों में पाया जाता है। ब्रोमीन क्लोरीन की तुलना में ओजोन को नष्ट करने में कई गुना अधिक आक्रामक होता है। मतलब क्लोरीन से भी ज़्यादा क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन, ब्रोमीन। ठीक है, और ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है, ये जो आग बुझाने के लिए जो यंत्र होते हैं ना, फायर एक्सटिंग्विशर, उसमें यूज़ किया जाता है। तो ये इससे भी बहुत नुकसान होता है। औद्योगिक गैसें, जो इंडस्ट्रियल गैसेज होती हैं, इंडस्ट्री से जो निकलने वाली गैसेज हैं, इनके बारे में, तो यहाँ से जो निकलने वाली गैसेज हैं उसमें कौन कौन सी गैसें होती हैं, देखिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, तो सॉल्वेंट्स और औद्योगिक प्रक्रियाओं में उपयोग होता है। तो यहाँ से निकलने वाली जो गैसें हैं वो भी ओजोन लेयर को क्या कर रही हैं, नुकसान पहुंचा रही हैं। मिथाइल क्लोरोफॉर्म, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, तो नाइट्रस ऑक्साइड कहाँ से मिलता है, कृषि उर्वरक जो होते हैं, जीवाश्म ईंधन से जलने से भी क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड निकलता है। क्लोरोमिथाइल
जो मिथाइल क्लोरोफॉर्म है ये क्या है उद्योगों में सफाई के लिए प्रयुक्त होता है, वहाँ से निकलता है। तो इस तरह से जो इंडस्ट्रियल गैसेस हैं वो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। वायु प्रदूषण और जेट विमान, तो जेट विमान जो उड़ते हैं वो क्या धुआं निकालते हैं, है ना। तो उनके धुएं से क्या होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलती है जो सीधे ओजोन अणुओं को क्या करती है, नष्ट करती है। एरोसोल स्प्रे, एरोसोल स्प्रे क्या होता है, परफ्यूम, कीटनाशक और स्प्रे पेंट में इस्तेमाल होने वाले प्रोपेलेंट हवा में ओजोन क्षयकारी रसायनों को छोड़ते हैं। तो इस तरह से ये कॉजेज हैं कुछ, इनके बारे में हम देख सकते हैं कि इनकी वजह से क्या होता है, ओजोन का जो लेयर है वो क्या हो रहा है, पतला हो रहा है। तो ओजोन परत क्षय का पृथ्वी पर क्या प्रभाव, तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन हमसे यहीं से पूछ ले कि ओजोन परत क्षय का पृथ्वी पर प्रभाव के बारे में वर्णन करिए कि क्या प्रभाव पड़ रहा है उसका, उसके बारे में बताना है, तो कैसे बताएंगे आप, उसके बारे में आप देख सकते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पे क्या है कि आप यहाँ पे एक फिगर भी दिया है, इसके बारे इससे भी आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया है कि एक इस तरह से एक अम्ब्रेला टाइप दिया हुआ है, ये देखिए अम्ब्रेला। अब यहाँ पे क्या है, 3 लेयर दिख रहे हैं ना, पहला और ये दूसरा, जो दूसरा ये लेयर दिख रहा है ना डार्क ब्लू में, तो यही जो लेयर है इसी को हम क्या बोलते हैं, ओजोन लेयर। अब ये जो ओजोन लेयर है ना, इसकी जो थिकनेस है अगर यही कम होने लगे तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ओजोन लेयर डिप्लेशन। ठीक है, तो एक तो ये नीचे वाला पार्ट हो गया और एक ऊपर वाला, बीच वाले को क्या बोलते हैं, समताप मंडल। ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब जब ओजोन परत पतली हो जाती है तो अत्यधिक ऊंचे स्तर के जो परावैंगनिक किरणें होती हैं, विशेषकर अल्ट्रावायलेट बी, पृथ्वी की सतह तक पहुंचती हैं और इसके विनाशकारी प्रभाव निम्नलिखित हैं। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, फिगर नहीं बना पाएंगे कोई बात नहीं, आप इसको लिख सकते हैं। तो देखिए इनका क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में देखिए। तो पहला यहाँ पे है फर्स्ट नंबर, मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव, इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ। तो इससे क्या होता है कि जब ये किरणें जो अल्ट्रावायलेट रेज बी हैं, ये जब पृथ्वी पे आती हैं तो इससे क्या होता है, हमारे शरीर पे पड़ती हैं, जिससे क्या हो सकता है, स्किन कैंसर होता है। तो यूवी बी किरणों के कारण त्वचा की कोशिकाओं का डीएनए जो होता है वो क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिससे मेलानोमा जैसी घातक बीमारियां हो सकती हैं। मोतियाबिंद हो सकता है, तो ये किरणें अगर आंखों के लेंस को नुकसान पहुंचाती हैं, जिससे मोतियाबिंद का खतरा क्या होता है, बढ़ जाता है और दृष्टि कमज़ोर हो जाती है। प्रतिरक्षा प्रणाली भी कमज़ोर होने लगती है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो क्या होता है, कमज़ोर होने लगता है। तो यूवी विकिरण मानव शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करता है, कम कर देता है, जिससे जो संक्रामक रोग हैं वो तेज़ी से बढ़ने लगते हैं, उनका खतरा क्या होता है, बढ़ने लगता है। असामयिक बुढ़ापा मतलब प्री मैच्योर एजिंग होने लगती है, त्वचा जो है वो क्या हो रहा है, उसमें झुर्रियाँ पड़ने लगेगी और वो सिकुड़ने लगेंगी। तो जिससे क्या होगा कि समय उम्र से पहले ही क्या है, आपकी उम्र मतलब ज़्यादा दिखने लगेगी, आप बूढ़े हो गए इस तरह से। तो ये मानव स्वास्थ्य पर इनका ये प्रभाव पड़ेगा। दूसरा क्या है, पौधों एवं कृषि पर प्रभाव। तो एग्रीकल्चर और प्लांट्स पे इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसके बारे में भी देख सकते हैं आप। तो पौधों में क्या होगा कि प्रकाश संश्लेषण जो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया होती है वो उसमें क्या होगी, कमी होगी। अगर ये कमी होती है तो यूवी किरणें क्या करती हैं, पौधों में क्लोरोफिल को नष्ट कर देती हैं, जिससे उनकी भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है वो धीमी हो जाती है। फसल उत्पादन में गिरावट, तो चावल, गेहूं, मक्का और सोयाबीन जैसे मुख्य फसलों का आकार और कुल उत्पादन काफ़ी कम हो जाता है। विकास में भी रुकावट हो जाएगी, पत्तियों का आकार क्या हो जाएगा, छोटा होने लगेगा, बीज अंकुरण की क्षमता प्रभावित होगी। समुद्री जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका, इसके बारे में आप देख सकते हैं कि इफेक्ट्स ऑन मरीन ऑर्गेनिज्म। तो इससे समुद्री जो जीव हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो फाइटोप्लैंक्टन का विनाश, ये क्या चीज़ है, तो समुद्री खाद्य श्रृंखला की पहली सीढ़ी फाइटोप्लैंक्टन, जो इसको हम क्या बोलते हैं, सूक्ष्म समुद्री जो पौधे होते हैं उन्हीं को हम फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं। तो यूवी किरणें इन्हें क्या करती हैं, नष्ट कर देती हैं। जलीय पारिस्थितिकी व्याधान, इसमें क्या है, तो फाइटोप्लैंक्टन नष्ट होने से मछलियों का भोजन नहीं मिलता। इसके अलावा मछलियों, केकड़ों और उभयचरों के अंडों का व लार्वा का विकास भी क्या होता है, रुक जाता है। नेक्स्ट बात करें तो जलवायु परिवर्तन पर प्रभाव, इफेक्ट्स ऑन क्लाइमेट चेंज। तो CFC जो गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और अन्य ओजोन क्षयकारी जो गैसें हैं वो शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैसें भी हैं। ये वायुमंडल में ऊष्मा को रोक कर रखती हैं, जिससे वैश्विक तापमान भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसकी इन गैसों की वजह से क्या है कि जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं या ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो बढ़ रहा है। तो उससे क्या है, ग्लोबल वार्मिंग भी तेज़ी से बढ़ रही है। पारिस्थितिकी तंत्र पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, इफेक्ट्स ऑन इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका, अगर मान लीजिए ओजोन लेयर डिप्लेशन होता है तो यह स्थलीय और जलीय दोनों ही प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्रों
में जो पोषण चक्र है और ऊर्जा प्रवाह है उसको क्या करता है, असंतुलित कर देता है, जिससे संवेदनशील प्रजातियां क्या हो रही हैं, विलुप्त होने की कगार पे पहुंच जाती हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो अल्ट्रावायलेट रे हैं उनके बारे में थोड़ा डिटेल से समझेंगे। तो हमने यहाँ पे बात की थी कि UVA, UVB, UVC ये क्या चीज़ है, इनके बारे में ज़रा देखते हैं। ठीक है, अल्ट्रावायलेट किरणें जिनको हम हिंदी में परावैंगनी किरणें कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि UVA, तो इनकी जो वेवलेंथ होती है वो कितनी होती है, 315 से 400 नैनोमीटर। ठीक है, और ये मतलब इन ओजोन परत द्वारा इनका जो अवशोषण होता है तो वो बहुत कम, लगभग मतलब मान चलिए कि 5%, और ये ज़्यादातर क्या होती है, पृथ्वी पे आती हैं। तो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पहुंचती हैं, कम हानिकारक होती हैं, लेकिन त्वचा की उम्र बढ़ने के लिए जिम्मेदार भी होती हैं। तो अगर ये मान लीजिए UVA आती है तो ये क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा हानिकारक नहीं होगी, लेकिन ये आ भी नहीं है, लगभग मतलब ये बहुत कम आती भी हैं। अल्ट्रावायलेट B की बात करें तो इनका जो वेवलेंथ होता है वो 280 से 315 नैनोमीटर, और अधिकांश भाग इसका क्या होता है, ओजोन लेयर इनको एब्जॉर्ब कर लेती है, लगभग 95%। ठीक है, तो अगर ये आ जाए तो क्या होगा, तो इससे ये जो है क्या होगा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका प्रभाव क्या होगा कि ये क्या होते हैं, अत्यंत खतरनाक। ओजोन परत के पतले होने पर यह सीधे पृथ्वी पर आती हैं, कैंसर, मोतियाबिंद और म्यूटेशन का कारण बनती है। अल्ट्रावायलेट C की बात करें तो ये इनकी जो वेवलेंथ होती है 100 से 280 नैनोमीटर, और ये पूरी तरह से क्या होता है, ओजोन लेयर द्वारा अवशोषित हो जाती हैं। तो ये क्या होती हैं, सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं। यदि ये पृथ्वी तक पहुंच जाए तो जीवन समाप्त हो सकता है, मतलब इनका यहाँ तक अगर ये पहुंच जाए तो इससे क्या हो सकता है, जीवन समाप्त हो सकता है। तो बट ये है कि जो ओजोन लेयर है वो इनको क्या करता है, पूरी तरह से सोख लेता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे अल्ट्रावायलेट जो किरणें हैं उनके टाइप्स, उनका जो उनके बारे में डिटेल से समझा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकते हैं शॉर्ट में कि ओजोन लेयर के बारे में कि अंटार्कटिक ओजोन छिद्र का वर्णन कीजिए। ठीक है, यह क्या होता है इसके बारे में। तो अंटार्कटिक ओजोन होल डिस्क्रिप्शन है, इसके बारे में ज़रा देखिए। तो 1985 में ब्रिटिश वैज्ञानिकों में कौन कौन, जोसेफ फॉरमैन, ब्रायन गार्डनर और जोनाथन सैंकलिन ने पहली बार अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर ओजोन परत में एक बड़े विरल क्षेत्र की खोज की, जिसे ओजोन छिद्र का नाम दिया गया। अब ओजोन क्षेत्र मतलब वहीं पे क्यों पाया गया, तो इसके बारे में यहाँ पे दिया है। इसका नोट्स हम आपको दे देंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा डिटेल है नहीं। बाकी हम आगे बढ़ते हैं। अब इनके संरक्षण क्या उपाय कर सकते हैं, हम इनको कैसे इनको प्रिवेंट कर सकते हैं, मतलब प्रिवेंटिव मेजर्स क्या ले सकते हैं। तो इसका मेजर यही लेना है कि जो CFC गैस है, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इनका उपयोग जो है कम करें, इनका विकल्प तलाशें। दूसरा हम कह सकते हैं कि पुरानी तकनीकों का प्रतिस्थापन करें, जो रेफ्रिजरेटर और AC के पुराने मॉडल हैं उनको बदल के नया ले आएँ जो ओजोन फ्रेंडली हो और स्टार रेटेड तकनीकी का उपयोग हो उनमें। अग्निशमन रसायनों में बदलाव करें, हेलोन से आधारित अग्निशामक उपकरणों पर प्रतिबंध लगे और उनके सुरक्षित विकल्प को बढ़ावा मिले। औद्योगिक उत्सर्जन पर भी नियंत्रण करें। ठीक है, कि कारखानों से निकलने वाली जो रासायनिक गैसें हैं उनको वायुमंडल में छोड़ने से पहले उन्हें क्या करें, ट्रीट करें, उनका ट्रीटमेंट करने के बाद ही हम उसको क्या करें, वायुमंडल में छोड़ें। इस तरह से आगे हम देख सकते हैं कि नेक्स्ट है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, इसके बारे में देखते हैं। तो ये है आपका एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण राजनीति के इतिहास में सबसे सफल और ऐतिहासिक समझौता माना जाता है। कौन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो इस पर क्वेश्चन पता नहीं पूछें ना पूछें, बट अगर पूछता है तो आप इसको लिख सकते हैं कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का विवरण में ये क्या है, एक समझौता है, और इसके बारे में हम यहाँ पे थोड़ा डिटेल से समझते हैं कि ये कब आया था। तो इसकी जो हस्ताक्षर तिथि थी वो 16 सितंबर 1987 को कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में हुआ था। कब से ये प्रभावी हुआ, 1 जनवरी 1989। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था कि ओजोन परत को नुकसान पहुँचाने वाले पदार्थों जैसे CFC, हेलोन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड के उत्पादन और उपयोग को चरणबद्ध तरीके से क्या करना है, समाप्त कर देना है। यह दुनिया की पहली ऐसी संधि है जिसे संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों द्वारा मान्यता दी गई है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, इसके बारे में भी आप जानते हैं कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की याद में हर वर्ष 16 सितंबर को दुनिया भर में विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे देखा। नेक्स्ट हम आगे देखने वाले हैं कि भारत सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं। तो भारत सरकार एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रयास के बारे में, तो सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय प्रयास देखते हैं, फिर हम भारत सरकार के बारे में। तो वियना कन्वेंशन
इन 1985 ओजोन परत के संरक्षण के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय जो है ये समझौता था। किगाली संशोधन, इसके तहत मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में संशोधन करके हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को भी चरणबद्ध तरीके से कम करने का लक्ष्य रखा गया, क्योंकि HFCs ओजोन को तो नुकसान नहीं पहुंचाते बट वे बहुत बड़ी ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो ग्रीन हाउस गैसें अगर ज़्यादा होंगी तो उससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। तो इसलिए ये अंतर्राष्ट्रीय प्रयास हमने देखे। आगे हम लोग देखने वाले हैं कि भारत सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं। तो भारत सरकार ने 1992 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का सदस्य बना। ओजोन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा ओजोन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए एक समर्पित ओजोन सेल की स्थापना की। भारत ने निर्धारित समय सीमा से पहले ही CFC एलाउंस और कार्बन टेट्राक्लोराइड के औद्योगिक उत्पादन पर सफलतापूर्वक नियंत्रण पा लिया। इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान क्या है, तो सरकार ने पर्यावरण अनुकूलन शीतलन मतलब कूलिंग जो तकनीकी है उसको बढ़ावा देने के लिए एक महत्वाकांक्षी कार्य योजना शुरू की। तो इस तरह से हमने देखा कि भारत सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं ओजोन क्षरण को रोकने के लिए। अब आगे हम लोग देखेंगे शिक्षकों की भूमिका एवं गतिविधियाँ, रोल ऑफ टीचर्स और क्या इनका क्लासरूम में एक्टिविटी है, इसके बारे में देखते हैं। तो एक प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में भावी पीढ़ियों में पर्यावरण के प्रति चेतना जगाने के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण है कि ज्ञान का प्रसार किया जाए। ठीक है, शिक्षकों को क्या करना चाहिए, कक्षा में ओजोन परत के महत्व और उसके क्षरण के प्रभावों के बारे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उनको पढ़ाएं, मूल्यों का विकास करें, छात्रों में प्रकृति के प्रति क्या करें, आदर्श और सतत विकास की सोच डेवलप करें, व्यवहारगत परिवर्तन कर सकते हैं, छात्रों को दैनिक जीवन में ऊर्जा की बचत और पर्यावरण अनुकूल उत्पादों के उपयोग के लिए प्रेरित कर सकते हैं। कुछ हम कक्षा में गतिविधियां भी करा सकते हैं, जैसे कि स्लोगन लिखवाएं, पोस्टर बनवाएं, है ना, ये सारा काम कर सकते हैं कि ओजोन बचाओ जीवन बचाओ, इस तरह से हम कुछ स्लोगन दे सकते हैं और उस पर नुक्कड़ नाटक वगैरह भी कर सकते हैं। तो स्कूल का कोई भी अगर मान लीजिए वार्षिक प्रोग्राम है तो उस पर हम ओजोन क्षय के कारणों और प्रभावों को दर्शाते हुए एक नाटक का मंचन भी कर सकते हैं, क्विज प्रतियोगिता भी चला सकते हैं, प्रोजेक्ट कार्य वगैरह भी हम इस पर कर सकते हैं। तो इस तरह से क्लासरूम एक्टिविटी भी कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि अभी तक जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी उसका निष्कर्ष क्या निकल के आता है। तो निष्कर्ष के बारे में अगर हम बात करें तो ओजोन परत पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता के लिए एक अनिवार्य घटक है। मानवीय लालच और औद्योगिक अंधाधुंध विकास के कारण इस जीवन रक्षक परत को अपूर्णीय क्षति पहुंची है। हालांकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जैसे वैश्विक प्रयासों के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं और ओजोन परत में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। भविष्य में शिक्षकों के रूप में यह हमारा परम कर्तव्य है कि हम भावी पीढ़ी को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाएं। तो इस तरह से हमारा आज का जो वीडियो था वो संपन्न हुआ। उम्मीद है कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। अब